हेलो वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन ऑफ एथिक्स। लास्ट सेशन में हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल लेवल कंप्लीट किए थे। टुडे वी विल बी डीलिंग विद द डायमेंशन ऑफ एथिक्स। अब एथिक्स के दो डायमेंशंस हैं, वन इज द थियोरेटिकल डायमेंशन एंड वन इज द अप्लाइड एस्पेक्ट्स। Theoretical dimensions में we have two things. One is normative ethics, then second is meta ethics. Meta ethics को ना यहाँ पे आप अगर लिख रहे हो या नोट कर रहे हो, ये स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो, तो नोट डाउन कि दिस वी विल बी रेफरिंग विद द फिलोसफर्स वाला यूनिट, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से डील करेंगे। सो करेंटली इस लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग द नॉर्मेटिव एंड द अप्लाइड एथिक्स, हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा। अब बेसिकली व्हाट इज नॉर्मेटिव एथिक्स? सो नॉर्मेटिव में ये जो नॉर्म्स वर्ड है, दिस मीन्स प्रिस्क्रिप्शन। सो दीज आर बेसिकली द प्रिस्क्रिप्टिव एथिकल गाइडलाइंस टू आर कंडक्ट्स। अब इसमें तीन चीज़ें होती हैं, वन इज द वर्च्यू एथिक्स, सेकेंड इज द टेलियोलॉजिकल एथिक एंड द थर्ड इज द डेंटोलॉजिकल एथिक, डेंटोलॉजिकल एथिक, है ना। अब तीनों फिलोसफीज क्या कहती हैं? डेंटोलॉजिकल एथिक्स कहता है कि इफ द एक्शन इज एथिकल, द एक्शन इज एथिकल इफ द मीन्स आर एथिकल्स। तो ये फोकस करता है मीन्स पे। वेयर एज टेलियोलॉजिकल क्या कहता है? टेलियोलॉजिकल कहता है कि समथिंग इज एथिकल, है ना, इफ द एंड्स आर करेक्ट, द एंड्स आर एथिकल, द एंड्स अगर ठीक है तो मीन्स से फर्क नहीं पड़ता। देन देर इज दिस वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स क्या कहता है? वर्च्यू एथिक्स फोकसेस ऑन वर्च्यू, दैट इज बेसिकली इट फोकसेस ऑन कैरेक्टर। ये मीन्स और एंड्स की नहीं बात करता, ये इंसान के कैरेक्टर की बात करता है। तो अब एक एग्जांपल से अगर इसको समझें तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस एग्जांपल ऑफ दिस केस ऑफ द फेमस इन्फ्लुएंसर पूनम पांडे। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक फेक न्यूज़ स्प्रेड कर दी थी कि शी हैज़ डाइड, ठीक है, एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ आई थिंक सर्वाइकल कैंसर, है ना। तो सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो अगर हम इसको नॉर्मेटिव एथिक्स में, अगर हम वर्च्यू, टेलियोलॉजिकल और डेंटोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें या मैं समझाऊं कि क्या होता है, तो अगर डेंटोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम इसको देखें तो डेंटोलॉजिकल एस्पेक्ट बोलेगा कि दिस एक्ट वाज रॉन्ग। आपने भले ही सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये काम किया, लेकिन आपने एक तरीके से एक फेक न्यूज़ स्प्रेड की, बेसिकली आपने झूठ बोला, तो झूठ बोलना इज अनएथिकल। तो आपका एक्शन इज अनएथिकल, है ना। इसके बाद अगर आपके मीन्स कुछ भी रहे हों, मतलब अगर मीन्स आपके करेक्ट नहीं है, एक्शन आपका कुछ भी रहा हो, आपके एंड्स कुछ भी रहे हों, लेकिन अगर ये जो आपका मीन है, जो आपने फेक न्यूज़ स्प्रेड करवा के बताया, तो उस वजह से आपका ये कंडक्ट ही अनएथिकल हो जाएगा, क्योंकि आपके मीन्स एथिकल नहीं थे। रिमेंबर, डेंटोलॉजिकल अप्रोच इज दैट एक्शन इज एथिकल इफ मीन्स आर करेक्ट, इफ मीन्स करेक्ट नहीं है तो योर एक्शन इज अनएथिकल। अब यही, क्योंकि उन्होंने सर्वाइकल कैंसर को की अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए भले ही फेक न्यूज़ या फेक र्यूमर्स फैलाए अपनी डेथ के। अब इसको अगर टेलियोलॉजिकल अप्रोच से देखें तो टेलियोलॉजिकल क्या कहेगा? टेलियोलॉजिकल कहेगा कि अगर एंड्स ठीक है तो आपका कंडक्ट ठीक है। तो टेलियोलॉजिकल अप्रोच कहेगी कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली योर गोल was to spread awareness about the cervical cancer issue and especially among the women's। तो ठीक है, आपने किसी भी तरह से समझाया मगर आपने लोगों को अवेयर कर दिया, तो ये ये चीज़, ये कंडक्ट आपका एथिकल माना जाएगा। अब यही सेम चीज़ को अगर हम वर्च्यू एथिक्स पे देखें, तो वर्च्यू एथिक्स तो ये बात ही नहीं करेगा कि आपने क्या किया, कैसे किया है। वो सिर्फ पूछेगा कि आपका कैरेक्टर ठीक था जब आप ये चीज़ कर रहे थे, तो डिड यू हैव द ट्रेट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर पर्सनालिटी विच वर एथिकल। तो अगर आपका कैरेक्टर एथिकल था, आपका कंडक्ट भी एथिकल हो जाएगा। सो इट टॉक्स अबाउट द वर्च्यू, वर्च्यू की जैसे आप ऑनेस्ट हो, है ना, ट्रस्ट वर्दी हो या नहीं हो, किस टाइप के इंसान हो, दैट इज बेसिकली द कैरेक्टर। तो अगर आपका वर्च्यू यानी आपका कैरेक्टर ठीक है तो आपका कंडक्ट एथिकल है, रिगार्डलेस ऑफ द मीन्स और एंड। अब लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर
नेक्स्ट डिस्कशन एक छोटा सा ये डिस्कशन है एथिकल एब्सोल्यूटिज्म का और एथिकल रिलेटिविज्म का। उसके लिए पहले एक एग्जांपल मैं यहीं पे समझा देता हूँ। सपोज दिस इज अ पर्सन एंड दिस इज अ पर्सन। एक ये टाइम स्केल है। दिस इज मान लो 1950s का टाइम, नहीं 50s का नहीं 70s का मान लेते हैं। दिस इज मान लो 1970s का टाइम एंड दिस इज द कंटेम्प्रेरी 2026 का टाइम। सॉरी। सो ये दो ह्यूमन बींग्स हैं। अब 1970s में जो फैशन था, तो एक वो बूट कट कर जीन्स करके आती थी। आपने अगर पुरानी पिक्चर्स में अमिताभ बच्चन की देखी होगी, तो ये बूट कट जीन्स का फैशन था। और आजकल जो है वो शायद ट्राउजर्स का है या स्ट्रेट फिट करके कुछ तो बोलते हैं, उसका फैशन है। तो दिस इज फैशनेबल। अगर आज की डेट में आपको उस टाइम का जो फैशन था, उस फैशन के लोग, मतलब उस फैशन को फॉलो करने वाला कोई इंसान उस टाइप के कपड़े पहन के घूमेगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अजीब दिखेगा, क्योंकि द फैशन हैज चेंज। 1970s के फैशन सेंस और 2026 के फैशन सेंस में बहुत डिफरेंस आ गया है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। बस अभी याद रखना, इन पॉइंट्स को मैं एक कॉन्सेप्ट में डाल दूंगा, बहुत ईजी हो जाएगा समझना। अब एक दूसरा एंगल लेते हैं। 1970s में ये इंसान और 2026 में ये इंसान। अब बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन बींग एंड ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग, दोनों ह्यूमन बींग है। तो कुछ एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि जो फैशन था ये तो चेंज हुआ, मगर कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होंगे कि जो चेंज नहीं होंगे। दैट एक उसमें से एक एस्पेक्ट है डिग्निटी। इफ़ ही इज़ अ ह्यूमन बींग, ये मेल हो, ये फीमेल हो, ये किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्लास से हो, किसी भी सोसाइटी से हो, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, ये कहीं से भी हो, पर अगर ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग देन ही डिजर्व्स डिग्निटी। अब ये चाहे 1970 की बात करो, चाहे 2026 की बात करो, या चाहे उससे भी आगे कर लो, ह्यूमन लाइफ डिजर्व्स डिग्निटी। इट डिजर्व अ ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स अ डिग्निफाइड लाइफ। तो ये वैल्यू 1970 में भी इम्पोर्टेंट रहेगी, 2026 में भी इम्पोर्टेंट रहेगी। हो सकता है ये बूट कट जीन्स तब इम्पोर्टेंट रही हो, अब इनसिग्निफिकेंट हो गई है। तब कीपैड वाले फोन, कीपैड आई डोंट नो उस टाइम थे नहीं थे, मगर हाँ 1990s का मैं बता सकता हूँ। 1990s में कीपैड वाला फोन वॉज द फैशन। 2026 में कौन पूछ रहा है कीपैड वाले फोन, है ना? तो ये दो एस्पेक्ट्स हमने देखे कि कुछ चीज़ें ओवर द टाइम या ओवर द कॉन्टेक्स्ट, अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, ये दो कॉन्टेक्स्ट हैं यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो, अगर हम इन दो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे बात करें, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे फैशन, वो चेंज होता है, रिलेटिव रहता है, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे अप्लाई होता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो यहाँ भी थी और यहाँ भी थी और वो सेम रहेंगी। Now let us apply this concept in these two concepts of ethics: ethical absolutism and ethical relativism. What does ethical absolutism says? It says that there are some universal, objective, and unchanging morals, and there are some principles that exist independent of individual beliefs or cultural differences, such as love, dignity, justice. ये किसी भी सोसाइटी में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगी, भले ही उस सोसाइटी का कुछ भी बिलीफ हो। आपका बिलीफ कुछ भी हो सकता है, आपका कल्चरल डिफरेंसेस कुछ भी हो सकता है, मगर ह्यूमन लाइफ डिजर्व्स डिग्निटी, द वैल्यू ऑफ लव, है द वैल्यू ऑफ जस्टिस, ये हर जगह पे सेम रहेगा। वेयर एज एथिकल रिलेटिविज्म क्या बोलता है कि जो मॉरल जजमेंट्स हैं एंड प्रिंसिपल्स हैं दैट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन कल्चरल एंड सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे वो जीन्स का एग्जांपल था, 1990s की सोसाइटी में वो जीन्स उस सोसाइटल कंटेक्स्ट में हो सकता है फैशनेबल रही हो, मगर जैसे ये सोसाइटल कंटेक्स्ट चेंज होगा, ये फैशनेबल नहीं होगा। अब जैसे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, कोई ट्राइब है, they prefer to roam bare body, they prefer
लिविंग देयर लाइफ विदाउट वेयरिंग क्लोथ्स। तो उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बीइंग न्यूड इज एथिकल। हो सकता है दूसरी जगह पे वो चीज़ ना हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडियन इंडियन कल्चर में यू शुड वेयर साड़ी सूट, वो हमारा ट्रेडिशनल है। और वेस्टर्न कल्चर में अलग है, वहाँ पे दे हैव द ड्रेसेस एंड द फैशन सेंस इज अ बिट डिफरेंट। सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटल और द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो यही फर्क होता है एथिकल एब्सोल्यूटिज्म में, एथिकल रिलेटिविज्म में। अब जो ये एथिकल रिलेटिविज्म है ना, इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या हैं कि ये जो एथिकल रिलेटिविज्म है, ये जस्टिफाई कर सकता है इनटॉलरेंस को। कैसे इनटॉलरेंस को जस्टिफाई कर सकता है? मान लो एक कल्चर है, एक और एग्जांपल देता हूँ। हाउ रिलेटिव इट कैन नर्चर इनटॉलरेंस। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। एक कल्चर है, एक XYZ जगह है, जो किसी एक अच्छे नेशन, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बाजू में ही है। एक कोई सा देश है जहाँ पे पोवर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ठीक है। एंड जब इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और वो जगह अनफॉर्चुनेटली एक, मतलब जो पॉलिटी वाइज इट इज़ अ रिलीजन बेस्ड स्टेट ऑल्सो। तो जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे होते हैं, सो इट इज़ वेरी इजी टू मैनिपुलेट देम। अब एक ऐसे मैनिपुलेटेड कल्चर में, एक ऐसे मैनिपुलेटेड कल्चर में जहाँ पे इंसान के पास काम नहीं है करने को, पैसा नहीं है खाने को, वहाँ पे टू मैनिपुलेट दिस इंसान, टू मैनिपुलेट दिस पर्सन इज वेरी इजी, ठीक है। तो अगर इसको कोई मैनिपुलेट कर दे कि भाई मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ये उठाओ बम, एक जगह बताऊंगा वहां जाके लगा देना, तो यार इसको तो एजुकेशन भी नहीं मिली। इस बंदे के पास इकोनॉमिक साधन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास। ही इज अ बेयर स्लेट, इस पे अब चाहे जो आप लिख दो, है ना। ही डज नॉट हैज एथिक्स, इसके पास अपना माइंडफुल थिंकिंग नहीं है सोचने का कि क्या सही है क्या गलत है। अब ऐसा, ये एक इंसिडेंस आपको मैंने बताया। अब यही चीज इवॉल्व होती जाए, इवॉल्व होती जाए फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स एंड डेकेड्स, तो ये चीज ना उस जगह का एक कल्चर बन जाएगा। एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, एक बड़ा सारा रीजन हो सकता है, तो ये उनके कल्चर में ये इनग्रेव हो जाएगा कि भाई दिस इज क्वाइट नॉर्मल कि एक जगह पे बम रख देना। हो सकता है पहले वाले को पता नहीं था कि क्या होता बम रखने से, पर उसने रख दिया, लोग मर गए। मगर जब ये धीरे धीरे ये चीज़ कल्चर में एसिमिलेट हो जाएगी, तो इन लोगों के लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा कि ये इंसान उठेगा, जाएगा, कहीं पे एक बॉम्ब प्लेस करेगा, और उससे ये लोगों की जान ले लेगा, बिकॉज ही इज बीन मैनिपुलेटेड एंड फॉर मल्टीपल रीजंस। आई होप आप समझ सकते हैं। तो ये एक कल्चर है। फिर एक और कल्चर है कि एक बहुत अच्छा नेशन है, बता ही देता हूँ, इसका नाम ले सकते हैं। नाम क्या ले सकते हैं, बना ही देते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा नेशन है, यहाँ के कल्चर, यहाँ के एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग देखते हैं कि यार मेरे देश में इतने सारे लोग रहते हैं, किसी को इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं जो ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि भाई मैं ना यहाँ पे इस मेरे नेशन के बॉर्डर पे जाऊंगा, और मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी दूंगा, ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी दूंगा और अपना नेशन को सर्व करूंगा, इसके लिए भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो इसका कल्चर क्या हुआ कि किसी को बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दे दूंगा मैं, अपने देश को सर्व करने के लिए। और इधर का कल्चर क्या था कि बिकॉज आई एम मैन्युपुलेटेड, बिकॉज मेरे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और बहुत सारी और भी चीजें हैं, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। तो इसका कल्चर था कि मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान ले लूंगा, और इसका कल्चर था कि मैं अपने
मतलब किस अपने देश के लिए और दूसरे अपने देशवासियों के फायदे के लिए अपनी जान दे दूंगा। तो ये दो सोसाइटी कितनी डिफरेंट है आप देखिए। अब इसी के बेसिस पे ये एक एग्जांपल है, एक लाइन से सारी चीज समझ में आ जाएगी कि इसका डिमेरिट क्या हो सकता है। डिमेरिट ये है कि समवंस टेररिज्म कैन बी समवंस नेशनलिज्म। अब इस देश को ये जो टेररिस्ट लगता है, हो सकता है इस टेररिस्ट को इसकी सोसाइटी नेशनलिस्ट समझती हो। इनको लगता हो कि ये जो काम कर रहे हैं ये नेशनलिज्म कहला रहा है, ये अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। मिसकंसेप्शन है वो अलग बात है, मगर इनको तो ऐसा लग सकता है ना। तो ये, और वैसे भी ये तो एक डीमेरिट था ना, ये कौन सा हम पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ये तो एथिकल रिलेटिविज्म का डीमेरिट था कि भाई इसको लग रहा है कि ये नेशनलिज्म कर रहा है, ऑल्दो ये कर टेररिज्म रहा है। तो समवंस टेररिज्म कैन बी समवंस nationalism. I hope you've got the point. सो अब करना क्या है, करना यह है कि वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू। एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा हमें दोनों के बीच में, एक मिडल पाथ, जैसा कि बुद्धिज्म में बताया है कि ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एक यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, एथिक्स के एप्लीकेशन में एक यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, मगर उसके साथ ही साथ उनके एप्लीकेशन में लोकल कंटेक्स्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए मेजर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन जिस जो देश डेवलप्ड देश है जिसने ज़्यादा क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट किया है, और जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड है, दोनों तीनों को मेजर्स लेने हैं। ये बात ठीक है, यूनिवर्सैलिटी यही चीज़ है कि तीनों को मेजर्स लेने हैं, मगर किस लेवल पे लेने हैं वो लेवल तीनों के उनके लोकल कॉन्टेक्स्ट और उनके डेवलपमेंटल स्टेटस के हिसाब से डिसाइड होने चाहिए। इसी से आता है एक कॉन्सेप्ट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसको इंडिया प्रोपोगेट करता है। ये इन्वायरमेंट में अगर आपने पढ़ा होगा तो और अच्छे से आप अप्रिशिएट कर पाओगे, और नहीं पढ़ा होगा तो एक नोट मार्क कर लेना, इसको पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा, है ना। तो कंक्लूजन यही है बेसिकली कि देर आर सम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर इसके साथ यह है एथिकल रिलेटिविज्म के साथ कि दिक्कत एक ये है कि इट में लीड टू जस्टिफिकेशन ऑफ ऑब्वियस मॉरल रॉन्ग्स, कि भाई ये तो अपना काम नेशनलिज्म बोल के जस्टिफाई कर देगा अपने देश में, ये एक दिक्कत है। और इट में अंडरमाइन मोरल प्रोग्रेस। अब इनकी क्या ही मोरल प्रोग्रेस हो रही होगी, मोरल क्या, मुझे तो लगता है मॉरल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, नेशनल प्रोग्रेस, हर तरीके की प्रोग्रेस इनकी अंडर डेवलप्ड में रहेगी, डेवलप नहीं हो पाएगी। तो कंक्लूजन बेसिकली यही था, देर आर सम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स जिन्हें हमें इग्नोर नहीं कर सकते, वी मस्ट नॉट इग्नोर देम। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने नॉर्मेटिव पूरा देख लिया है, वर्च्यू देख लिया, टेलियोलॉजिकल देख लिया, डेंटोलॉजिकल देख लिया, एब्सोल्यूटिज्म देख लिया, और रिलेटिविज्म देख लिया। ये दो कॉन्सेप्ट भी हमने साथ में देख लिए। मेटा एथिक्स मैंने बताया था हम फिलोसोफर्स वाले यूनिट के साथ डील करेंगे। अब लेट अस जंप इनटू द अप्लाइड एथिक्स कॉन्सेप्ट्स। अप्लाइड एथिक्स में अब बहुत इजी है समझना, तो बहुत क्विकली बता दूंगा। एनवायरमेंटल एथिक्स की बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है बेसिकली, एथिक्स क्या थे, एथिक्स थे बेसिकली अ सेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस स्टैंडर्ड्स टू जज अ कंडक्ट की राइट है रॉन्ग है। तो एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होगा, इट बेसिकली स्टडीज मोरल रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी। सिंपल है। इसके क्या प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क हैं, जैसे डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, शैलो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। डीप इकोलॉजी कहता है इन्वायरमेंट हैज अ इंट्रिंसिक वर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन। शैलो इकोलॉजी कहता है कि कंजर्वेशन करो बिकॉज इट अफेक्ट्स ह्यूमन। सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो कि ये एक, मान लो दिस इज अ फॉरेस्ट। अब शैलो इकोलॉजी कहता है कि यार इस फॉरेस्ट के बाजू में ये जो स्टेट है ना, इसको बहुत सी पॉल्यूशन की दिक्कत हो रही है, तो हमें ये फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा, ताकि ये जो यहाँ का पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूटेड एयर है, बेसिकली एयर पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पॉल्यूटेड एयर है, ये फॉरेस्ट उसका
एज अ सिंक काम कर सके और उस पल्यूटेड एयर को ये एब्जॉर्व कर सके और ये फॉरेस्ट उस स्टेट को ऑक्सीजन दे सके। या मान लो कि इस एक स्टेट के बाजू में ये फॉरेस्ट है और इसके इधर पूरा डेजर्ट है। अब दिस डेजर्ट इज मूविंग, डेजर्टिफिकेशन की प्रोसेस है, ये डेजर्ट एक्सपांड हो रहा है, कुछ टाइम बाद ये यहाँ आ जाएगा। अगर ये इस सिटी तक आ गया तो भाई लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो शैलो इकोलॉजी क्या बोलती है कि भाई इस जंगल को बचाओ, because this is acting as a barrier wall between the human settlements and the desert। तो शैलो इकोलॉजी की वजह से शैलो इकोलॉजी कहती है कि हम इसे कंजर्व करेंगे, फॉरेस्ट को बचाएंगे, क्योंकि अगर नहीं बचाया तो ह्यूमन इम्पैक्ट होगा। डीप इकोलॉजी क्या बोलती है, भाई भाड़ में गया इधर डेजर्टिफिकेशन और भाड़ में गया सब कुछ, फॉरेस्ट की खुद की कुछ वैल्यू है, उसकी बायोडाइवर्सिटी की, उसकी प्लांट्स की, उसमें रहने वाले लाइफ फॉर्म्स की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट्स, उसकी खुद में भी एक वैल्यू है। तो आप इस फॉरेस्ट को बचाओ क्योंकि ये फॉरेस्ट है और ये ज़रूरी है, ना कि इसलिए क्योंकि ये इंसानों के लिए ज़रूरी है। अगर यहाँ डेजर्टिफिकेशन नहीं भी हो रहा होता, इस एरिया में कुछ नहीं होता, पानी होता, तो भी ये फॉरेस्ट बचाओ, क्योंकि एज अ फॉरेस्ट ही ये इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन एस्पेक्ट्स को अगर आप हटा भी दोगे तो भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है इकोसेंट्रिज्म का। इट सेज दैट डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, नॉट मेयरली एंथ्रोसिटी। ये बेसिकली डीप इकोलॉजी की ही लाइंस पे है। एथो इकोसेंट्रिसिज्म का कॉन्सेप्ट ये भी एनवायरमेंटल एथिक्स में ही आता है कि जो आप डिसीजन ले रहे हो ये सिर्फ ये इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे बेस्ड होने चाहिए, एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं होना चाहिए। कि मैं पेड़ बचा रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि इंसानों को उससे फायदा होगा, मैं पेड़ बचा रहा हूँ इसलिए क्योंकि उस इकोसिस्टम में उस पेड़ की जरूरत है, उस पेड़ के ऊपर कुछ बर्ड्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स रिलाई करते हैं, इसलिए मैं उस पेड़ को बचा रहा हूँ, ना कि इसलिए क्योंकि उस पेड़ से इंसान फल तोड़ लेता है या वो रिसोर्सेज उसके काम आती है ना। देन इसी पे बेस्ड अप्लाइड एस्पेक्ट में एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है। अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जैसे जीएम क्रॉप्स का है, इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक कुछ भी पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे जीएम क्रॉप्स का है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है कि आप कोई भी ऐसी चीज को बहुत प्रिकॉशन रखें या कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ना पता हो। जीएम क्रॉप्स होता है ना, अब वो जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं उसको। अब ये क्रॉप को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे नेचर में, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमें नहीं पता। हो सकता है ये बहुत पॉजिटिवली वर्क करे, हो सकता है ये नेगेटिवली वर्क करे, हो सकता है ये एक इन्विजिव एलियन स्पीसी बन जाए, इन्विजिव एलियन स्पीशी बन जाए, ये आजू बाजू के सारे प्लांट्स को नुकसान करे, सारे इकोसिस्टम को डैमेज कर सकता है ये। तो अगर हमें पता है कि हमें ये पता है कि हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है, तो फिर हम इसको बहुत प्रिकॉशनरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। वैसे ही एक होता है कि भाई एक फैक्ट्री है, ये बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है। अब आपको पता है कि 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऑलमोस्ट समझो ब्रीज्ड है। तो अगर आप एक अगली फैक्ट्री लगा रहे हो तो आप इसमें कुछ प्रिकॉशन रखोगे ना, कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी जाओ कि यहाँ पे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सिस्टम लगाओ कि ये कार्बन इन्वायरमेंट में ना जाए। ऐसा आप करोगे ना, या आप प्रिकॉशन लोगे, क्योंकि यू डोंट नो, यू नो कि 2 डिग्री सेल्सियस डेंजरस है, बट यू डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेज उसके बाद में क्या क्या हो सकते हैं। सी लेवल राइज एक आपको पता है ना, आर्टिक मेल्टिंग आपको पता है, हो सकता है कुछ डिसीजेज आ जाएंगी ये आपको पता है, बट इसके कुछ ऐसे कॉजेज भी हो सकते हैं जो अभी तक हमें नहीं पता है। तो हमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लेके चलना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स इन एनवायरमेंट। फिर एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी होता है कि भाई अपने शॉर्ट टर्म एम्स और एक नैरो पर्सपेक्टिव को छोड़ के आप लार्जर पिक्चर के बारे में सोचो। आज डेवलप्ड नेशंस ने जो अपना एमिशन करना था यूरोप साइड में, वो लोग कर चुके हैं। एशियन कंट्रीज जो हैं या जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं विद इन एशिया, ये लोग चाहे तो सोच सकते हैं ना कि भाई हमने तो पोल्यूशन किया नहीं अब, और हमें इम्पैक्ट हो भी नहीं रहा है। यहाँ पे सोचो कि हो सकती है कोई एक आइलैंड स्टेट हो, अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो ये नहीं बचेगा, ये डूब जाएगा। लेकिन जो बंदा यहाँ पे बैठ के कॉन्टिनेंटैलिटी में बैठ के अंडर डेवलप्ड है,
वो हो सकता है अपना एमिशन जारी रखें कि भाई मुझे तो अपनी डेवलपमेंट से मतलब है, भाड़ में गया क्लाइमेट चेंज, मैंने पहले एमिशंस किए नहीं थे, मैं डेवलप हो नहीं पाया, अब मैं डेवलप होना चाह रहा हूँ, मैं तो एमिशन करूंगा, मुझे नहीं मतलब, मैं सोचूं भी नहीं इसके बारे में कि ये डूब रहा है कि जी रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर्सपेक्टिव आपका ग्लोबल होना चाहिए। आप अपने शॉर्ट टर्म एम्स को मत देखिए, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में वाइडर एस्पेक्ट में देखिए। अगर नैरो में देखेंगे तो ये बेचारा आइलैंड नेशन डूब जाएगा, और ये आज डूबेगा, आपको लग रहा है आपको कुछ नहीं होगा, आज नहीं होगा, पर लॉन्ग टर्म में आपको भी दिक्कत होगी इससे। तो लॉन्ग टर्म का सोचिए, ना कि शॉर्ट टर्म का, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव अपनाइए एनवायरमेंट के रिगार्ड में, है ना। तो दिस इज बेसिकली सम ऑफ द अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल एथिक्स। आई थिंक देर इज सम इशू, स्लाइड्स इसके बाद की शो नहीं हो रही है मेरे में, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, नाइस। नाउ लेट अस, हमने एनवायरमेंटल एथिक्स पढ़ लिया, नाउ लेट अस डिस्कस द टेक्नोलॉजी एथिक्स, द अप्लाइड एथिक्स पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। अब जैसे हमने एनवायरनमेंट में देखा था, वैसे ही इसमें भी है कि व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एथिक। इट एनकम्पासेस स्पेसिफिक एथिकल प्रिंसिपल्स दैट गाइड द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई एथिक्स क्या था? एथिक्स हमने देखा था सेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है राइट और रॉन्ग जज करने के लिए, है ना, कि क्या कंडक्ट राइट है या रॉन्ग है उसको जज करने के लिए, और उसमें हमें गाइड करने के लिए एथिक्स होते हैं। यही हमने टेक्नोलॉजी में लगा दिए। तो वही वही ऐसे एथिकल प्रिंसिपल्स जो हमें गाइड करें इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट, यूज एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो हो जाएंगे हमारे टेक्नोलॉजिकल एथिक्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रिवेसी। व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ना, उसमें लिखा आता है मैसेज में एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। व्हाट्सएप भी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकता, व्हाट्सएप भी नहीं सुन सकता कि आप कॉल पे क्या बात कर रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। वरना अगर इसका मिसयूज करेंगे तो लोगों की प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, आप सबकी चैट्स पढ़ लेंगे, आप सबका पर्सनल डेटा इकट्ठा कर लेंगे, है ना। विद दिस पॉइंट ऑफ प्राइवेसी ऑल्सो कम्स द पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी। ये ब्रीच हो जाएगा अगर आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड द डिप्लॉयमेंट एंड द यूज अगर वो एथिकल नहीं होगा, तो आपको प्राइवेसी नहीं मिलेगी, आपका डेटा, यू विल बी वेरी वल्नरेबल, क्योंकि योर डेटा सिक्योरिटी विल बी एट थ्रेट। देन देयर needs to be transparency in the use of technology with respect to the use of data collected from masses। आपको एज अ इंस्टीट्यूट, एज अ टेक्नोलॉजी सॉरी, एज अ टेक्नोलॉजी डेवलपर, आपको बताना पड़ेगा कि जो डेटा आप मास से, जो आप जनता से डेटा ले रहे हो, आप उसको स्टोर कर रहे हो, आप उसको कलेक्ट कर रहे हो, आप उसको यूज़ कहाँ कर रहे हो, आप उसका क्या यूज़ कर रहे हो सकता है आप उसका कुछ गलत यूज़ कर रहे हो, जैसे कि टिकटॉक और पबजी को इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 के आसपास बैन किया था, क्योंकि वो चाइनीज कंपनी से कुछ उनका था, और देवर टेकिंग डेटा फ्रॉम द इंडियंस एंड वो उनको दे रहे थे, तो देवर बेसिकली मिसयूजिंग द डेटा। सो इसकी आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी भी रखनी पड़ेगी, है ना, कि आप जो डेटा ले रहे हो वो आप गलत तो नहीं यूज़ कर रहे हो। फिर अकाउंटेबिलिटी में ये है, अकाउंटेबिलिटी कैसे, अगर आपके पास डेट मतलब ये पावर है डेटा स्प्रेड करने की, टेक्नोलॉजी के पास पावर है कोई भी न्यूज़ को स्प्रेड कर देने की। तो व्हाट्सएप पे क्या होता था कि एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, बहुत इजी है, एक बहुत लंबा सा पैराग्राफ व्हाट्सएप पे लिखो, 50 लोगों को फॉरवर्ड कर दो, वो 50 ने आगे 5-5 को भी किया, तो ऐसे 50 से 500, 5,000, कब एक न्यूज़ 5 मिलियन लोगों के पास पहुंच जाएगी। एक गलत न्यूज़, एक फेक न्यूज़, हो सकता है कोई कम्युनल वायलेंस भड़का रहा हो सकता है कोई फेक न्यूज़ से कम्युनल टेंशन क्रिएट करना चाह रहा हो, कितना तेज फैल गई है। और इन्वेस्टिगेशन में पता भी नहीं चलेगा ये शुरू कहाँ से हुआ, ये सही था या नहीं था, लोग मानते चले जाते हैं कि ठीक है अब फैमिली ग्रुप पे आया है, सही बात होगी, गलत थोड़ी होगी। तो ये अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे कि भाई किसी ने अगर फेक न्यूज़ फैलाई है
तो आप कैसे उसको रोकोगे या उसका मिसयूज़ कैसे रोकोगे? क्योंकि टेक्नोलॉजी से की वजह से तो चीज़ें हैम्पर हो सकती हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो व्हाट्सएप की फॉरवर्ड पॉलिसी आई ना, यही जो फेक न्यूज़ स्प्रेड होती थी उनको काउंटर करने के लिए। अब क्या हो गया है, अब लिमिटेड हो गया है। आप अगर पहले इनिशियल व्हाट्सएप आपने चलाया हो, आप शायद अनलिमिटेड फॉरवर्ड्स कर सकते थे। एक मैसेज आप अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को एक टाइम पे भेज सकते थे। अब आप सिर्फ 5 लोगों को भेज सकते हो एट अ टाइम, और वो भी जब 5 को आप भेजोगे ना, तो वो मैसेज के ऊपर लिखा आएगा फॉरवर्डेड। तो एक जो इंसान पढ़ रहा है, उसके माइंड में एक इर्रेशनल बिलीफ नहीं बनेगा कि ये बात सही है, बल्कि उसको एक सेंस ऑफ डाउट आएगा कि यार उसके ऊपर फॉरवर्डेड लिखा हुआ है, ये तो बहुत जगह से आया है, कुछ ऑथेंटिक है या नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, उस पे एक क्वेश्चन रहेगा उसके माइंड में। तो ये फेक न्यूज़ कम स्प्रेड होंगी, और इसकी वजह से होने वाले जो डिसएडवांटेजेस थे वो भी कम स्प्रेड होंगे। सो टेक्नोलॉजी के यूज़ में एथिक्स ऐसे काम आ रहा है कि आपको अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर कर सकते हो आप। फिर टेक्नोलॉजी में अभी सबसे ज़्यादा फेयरनेस वाली दिक्कत चल रही है। एआई इमर्ज हो रहा है। अब एआई का क्या है? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये प्रोग्राम कैसे होता है? खुद को उसको पता नहीं है। ये ह्यूमन से ही डेटा लेता है। अब जो ह्यूमंस इसको डेटा दे रहे हैं, उससे ये मशीन क्या करती है? ये डिसीजन मेकिंग करती है। अब हम ह्यूमंस को कई कई जगह से डिसीजन मेकिंग से हटा के इसको डाल रहे हैं, और इन जनरल भी ये जहाँ पे डला हुआ है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे कि ये जो ह्यूमन बायसेस होते हैं किसी डिसीजन को लेने में, अगर ह्यूमन के माइंड में कुछ बायस है, तो मशीन के माइंड में तो नहीं होगा, कि वो तो एलिमिनेट कर देगी उस बायस को और एक बहुत रैशनल और बिल्कुल ही नॉन डिस्क्रिमिनेटिव जजमेंट लेगा, है ना? मगर आप ये देखिए ना कि ये मशीन लर्निंग, ये जो मशीन सीख रही है डिसीजन लेना, ये तो ह्यूमन डेटा से ही सीख रही है ना। अब अगर ये ह्यूमन डेटा ही बायस्ड है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, या कैसे ये मशीन आपको एलिमिनेट करके देगी वो बायसेस जो ह्यूमन के माइंड में थे? क्योंकि डेटा तो ये ह्यूमन की माइंड वाला ले रही है। और इसको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कोई एक स्पीच थी, मैं वीडियो था उसमें, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने अम, कोई समिट में गए थे, आई एम फॉरगेटिंग कहाँ पे थे वो, तो उन्होंने बोला था कि एआई में मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसमें एक एग्जांपल बताया था कि अगर आप एआई को बोलोगे ना कि लेफ्ट हैंडेड इंसान बना के दे या बता के दे, तो वो राइट हैंडेड इंसान बनाएगा। क्योंकि एआई को अभी तक पता ही नहीं है, वो मतलब उस टाइम तक एआई को पता ही नहीं था कि लेफ्ट हैंडेड भी लोग हो सकते हैं। तो आप उसको बोलो लेफ्ट हैंडेड इंसान बना के दे, वो आपको हमेशा राइट हैंडर बना के देगा। उसे पता ही नहीं था कि लेफ्ट हैंडर है। तो ये दिक्कत है कि जो डेटा फीड हो रहा है एआई में, इट इज़ नॉट अनबायस्ड कंप्लीटली, है ना? तो इसको एक तरीके से हमें, ये एक इशू है, ये एक एथिकल एस्पेक्ट भी है जो हम टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, कि एआई में फेयरनेस होनी चाहिए भाई। कि अगर एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो उनके एल्गोरिथम जो हैं वो डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं होने चाहिए। इसमें एक एग्जांपल ये भी था कि एक कोई कंपनी थी न्यूज़ में, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर था, जिस सॉफ्टवेयर से वो लोग स्क्रूटनी करते थे अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो जो रेज्यूमे आते थे, वो सॉफ्टवेयर से, एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म था, उससे वो लोग उसकी स्क्रूटनी करते थे। अब उस प्लेटफॉर्म के साथ दिक्कत ये थी कि वो प्लेटफॉर्म में कीवर्ड्स थे, कुछ कीवर्ड सेव थे एआई में। वो कीवर्ड्स जब उसको उन रेज्यूमे में मिलते थे, तो वो हायर चांसेस पे उन रेज्यूमे को एक्सेप्ट करता था, बाकी को तो वो इंटरव्यू कॉल पे भी नहीं बुलाता था। अब ये जो कीवर्ड्स थे ना, ये मेल जेंडर सेंट्रिक ज़्यादा थे। तो उससे होता क्या था कि एक डिस्क्रिमिनेशन होता था कि मेल्स वर गिवन मोर चांस इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दैट कंपनी, एंड फीमेल्स का तो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाता था। सो ये जो फेयरनेस वाला इशू है, और जो ये बायस वाला इशू है, दैट इज़ अ एथिकल इशू विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। अब बेनिफिशंस भी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी का प्राइम मोटिव होना चाहिए ह्यूमन को बेनिफिट करना, है ना? इट शुड नॉट ट्राई टू बिकम द मास्टर ऑफ द ह्यूमन, बट इट शुड हेल्प हिज मास्टर टू डू द डेली जॉब्स या जो भी काम करवा रहे हो। फिर इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए कि ये हार्म नहीं करने, मतलब
ऐसा होना चाहिए कि डू नॉट हार्म इफ़ यू कांट डू गुड, है ना? अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं पता है, तो उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस मत करो। जैसे ये डीप फेक्स वगैरह वाली जो टेक्नोलॉजीज़ थी, आपको अगर इनका कॉन्सिक्वेंस नहीं पता है कि इसके बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, कोई बड़े पॉलिटिशियन का आप एक डीप फेक बना दो, क्रिमिनल राइट्स हो जाएँगे। कोई एक सेलिब्रिटी का डीप फेक बना दो, मे बी एक सेंसिटिव और एक बहुत डिग्निटी वायलेटिंग करने वाला वीडियो उस टाइप का बन सकता है। तो अगर आपको ये डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी का नहीं पता है क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो आप ये बनाओ मत। मतलब डू नॉट डू हार्म इफ़ यू कांट डू गुड। तो इन्फॉर्म कंसेंट ये एक एथिकल इशू है ना? फिर एक सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट है कि द टेक्नोलॉजी शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली और स्मार्ट यूज़ होना चाहिए उसका, है ना? क्योंकि देखो फोकस इसमें सस्टेनेबिलिटी में यही होना चाहिए कि आपको टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे कर रहे हो, उस पे फोकस करना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में, हमने ग्राउंड वाटर को ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने दे दिए फ्री के पंप्स। टेक्नोलॉजी है ये? इसका यूज़ क्या किया? इसका तो मिसयूज़ किया, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट कर डाला। दिन दिन भर खेतों में पानी डाल रहे हैं, राइस ही राइस उगाए जा रहे हैं, राइस बेल्ट बना डाला है पूरा उधर तरफ में, जहाँ पे भी ये मेजरली जो पंजाब हरियाणा बेल्ट है। राइस में बहुत पानी लगता है, आपको पंप्स मिल गए, आपने टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया। ग्राउंड वाटर 400 सेंटीमीटर, आई थिंक उस नहीं 400 सेंटीमीटर नहीं, 400 मीटर से भी ज़्यादा डिप्लीट हो चुका है उस रीजन में। तो सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, ये भी एक एथिकल एप्लीकेशन है। फिर रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी शुड बी देयर विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना? तो टेक्नोलॉजी शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन ऑटोनॉमी एंड शुड नॉट ट्राई बिकमिंग द मास्टर ऑफ मैन। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक ये डिजिटल डिवाइड का एक छोटा सा टॉपिक है, ये एक इशू है। अब इसका एक एग्जांपल था, जो एक पोषण ऐप है ना हरियाणा में, कुछ एक ग्लिच हो गया था, उसकी वजह से लोगों को खाना ही नहीं मिल पाया। लोग जो बेनिफिशियरी होते हैं पोषण ऐप में, उनको खाना दिया जाता है, ठीक है, दे गेट फूड सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट एट नो कॉस्ट। अब उस ऐप में कुछ ग्लिच हो गया। अब ड्यू टू दैट ग्लिच जो बेनिफिशरीज थे वहाँ पे, वो रजिस्टर नहीं हो पाए, तो वो सर्विसेज अवेल नहीं कर पाए। अब कोई नॉर्मल सर्विसेज आप अवेल नहीं कर पाते तो एक बार को चलता भी, बट द सर्विसेज विच आर द बेसिक नेसेसिटी फॉर ह्यूमन लाइफ, अगर वो आप अवेल नहीं कर पाओगे, तो देन देर इज अ मतलब देर इज अ मेजर कंसर्न एंड इशू विद द टेक्नोलॉजी। ये ग्लिच की वजह से लोग भूखे रह गए, है ना? तो इसके अच्छा, इससे अच्छा तो अगर इंसान वहां पे काम कर रहा होता तो एटलीस्ट ये तो ना होता। सो एक डिजिटल डिवाइड है। तो टेक्नोलॉजी पे एक ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि इज इट रिलायबल फॉर क्रूशल सर्विस डिलीवरी, है ना? अब एक ये स्टैट है, 63% ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन डू नॉट नो हाउ टू यूज द इंटरनेट। ये एनुअल मॉड्यूलर सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा है, मेरा नहीं है, उस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि 63% एल्डरली पॉपुलेशन को नहीं चलाना आता है फ़ोन। अब जब उनको ये फ़ोन ही नहीं चलाना आता, तो वो ये कैसे पोषण ऐप पे जाके खुद को रजिस्टर करवा पाएंगे और कैसे बेसिक क्रूशल सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये डिजिटल डिवाइड एक और एथिकल या टेक्नोलॉजिकल इशू है ना? अब इसमें कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं। हर चीज़ के दो डायमेंशंस होते ही होते हैं मिनिमम, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए। मैंने मोस्टली ज़्यादातर अभी तक जो भी एग्जांपल्स थे वो ऑन अ नेगेटिव साइड थे। अब कुछ पॉजिटिव भी देख लेते हैं। एआई एडेड टेक कैमरास, है ना? एआई जो है वो कैमरास में आजकल मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके दो बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। एक कर्नाटका में एग्जाम्स हुए थे, उसमें ह्यूमन कंडक्टेड एग्जाम नहीं था, एआई कंडक्टेड था। एआई जो है वहाँ पे कैमरास लगा दिए थे क्लासरूम में, और एआई मॉनिटर कर रहा था कि वो एग्जाम फेयरली कंडक्ट हो पाए। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल कि टेक्नोलॉजी एथिक्स कैसे हेल्प कर सकता है। फेयरनेस से एग्जाम हो रहा है। हो सकता है वहाँ पे अगर कोई इंसान होता, वो किसी से करप्ट होता या वो नहीं ढंग से कर पाता, तो चीटिंग के चांसेस थे, पेपर लीक हो सकते थे। मगर एआई ने किया तो नहीं हुआ वैसा कुछ। फिर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ना पोचिंग को मॉनिटर करने के लिए एआई एडेड कैमरास हैं। कैमरास लगा दिए हैं जिनको एआई मॉनिटर करता है, एंड कहीं पे भी अगर पोचिंग या कुछ भी अनऑथराइज एक्टिविटी होती है तो वो डिटेक्ट करके अलर्ट करता है और फिर आगे फॉरेस्ट फोर्स एक्शन लेती है। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल। अब यूज ऑफ नज,
नज नज का वैसे इंग्लिश में मीनिंग होता है तो टू जेंटली गिव अ पुश टू समथिंग, है ना। अब ये इकोनॉमिक सर्वे में था, इंडिया में क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना, नज का कुछ तो फुल फॉर्म था, आई एम फॉरगेटिंग इट, सर्च कर लेना। एक इनिशिएटिव था बेसिकली फिनेंस मिनिस्ट्री का। उन्होंने क्या किया, एक एआई टूल बनाया, नज। उससे उन्होंने लोगों के जो आईटीआर लोग फिल करते हैं, सबके फोन पे एक मैसेज डलवा दिया। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट उन्होंने कि ऐसा कुछ दिक्कत हुई नहीं थी कि लोगों ने गलत फॉर्म फिल कर दिए या कुछ कर दिया, बट उन्होंने सब लोगों के फोन पे एक मैसेज करवा दिया। एक टेक्स्ट आया सबके फोन पे कि भाई आपका ज़रा आईटीआर जो आपने फिल किया है वो फॉर्म एक बार आप रीचेक कर लें, या उस टाइप का कुछ आया था, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, कि आप एक बार उसको चेक कर लीजिए, वो शायद उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, और अगर है तो उसको ठीक करके भेज दीजिए, या जो भी है। इससे क्या हुआ ना, ये मैसेजेस उन लोगों पे उन लोगों पे भी गए जिन्होंने टैक्स भरा ही नहीं था। जिन्होंने टैक्स भरा था उन्होंने तो चेक कर लिया, अगर कुछ गलत रहा होगा तो ठीक है, और अगर नहीं रहा होगा तो उनका तो टैक्स भर चुका है। जिन्होंने नहीं भरा था, जब उनके पास ये मैसेज गया ना, तो उन्होंने भी टैक्स भर दिया। तो इससे क्या हुआ कि एआई टूल हेल्प एड 11,000 करोड़ इन टैक्स रेवेन्यू इन लास्ट 4 years। ऐसा हम बहुत बार कर चुके हैं। तो टैक्स कलेक्शन हमारा बढ़ गया एआई के हेल्प से। तो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एथिक्स एंड हाउ यू कैन यूज टेक्नोलॉजी टू एड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर यूरोपियन यूनियन ने टिकटॉक पे फाइन लगाया था $600 मिलियन का, क्योंकि वो डेटा ट्रांसफर मिसयूज कर रहे थे। तो दीज आर सम पॉजिटिव एग्जांपल्स। हमने नेगेटिव भी डिस्कस किए, पॉजिटिव भी डिस्कस किए, हमने दोनों डायमेंशन डिस्कस कर लिए हैं टेक्नोलॉजिकल एथिक्स के। अब टेक्नोलॉजी का यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें इश्यूज क्या हैं, ये 6 इश्यूज हैं। आई वांट कि आप इनके ऊपर एक एक दो दो लाइन और एक एक दो दो एग्जांपल्स ढूंढ के रख लें, ये काम आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत हो सकती है? सर्विस डिनाइल हो सकता है, सर्विस डिले हो सकती है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर हो सकते हैं, बैरियर टू एक्सेस है क्योंकि देयर इज अ डिजिटल डिवाइड, है ना। फिर कुछ सेक्शनल वैल्यूज जो होती हैं, एक वैल्यू जो एससी कम्युनिटी या एसटी कम्युनिटी की वैल्यू इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक एससी या एसटी या जो एक एडमिनिस्ट्रेटर, जो वेल लर्नड एडमिनिस्ट्रेटर होता और जो ह्यूमन होता, वो इनकी वैल्यू शायद समझ पाता, एआई वो चीज़ ना समझ पाए। तो अगर ह्यूमन एडमिनिस्टर करेगा इन्हें, तो वो समझेगा कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं, हर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कुछ अलग चीज़ें हैं, तो वो उनको रिस्पेक्ट करेगा। शायद एआई वो चीज़ ना कर पाए। फिर प्रिवेसी इश्यूज हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कि भैया डेटा ही लीक हो गया, आधार सबके ऑथेंटिकेट मैंने करवा लिए, बाद में बायोमेट्रिक लीक हो गए। फिर फिर इमरजेंसी सिचुएशंस या क्रूशल सर्विस डिलीवरी में, अगेन टेक्नोलॉजी या एआई या कोई सी भी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कम रिलायबल है रेदर देन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। मेरी कार है, कार में 360 डिग्री कैमरा है, पीछे बैक रियर कैमरा है। अब मान लो मैं पार्क कर रहा हूँ, वॉल है एक। अब अगर इस कार को मैं रिवर्स ले जा रहा हूँ, इस कैमरे में लैग है, तो मेरी कार जब ठुक जाएगी ना, उसके बाद ये कैमरा दिखाएगा इमेज में कि वो ठुक गई है, और जो सेंसर्स हैं वो बीप भी लेट करेंगे। तो ये तो बहुत छोटा सा एक माइन्यूट एग्जांपल था कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये काम ही नहीं आ पाती, मतलब कम रिलायबल है। तो ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में भी कम रिलायबल है। अब कहीं पे डिजास्टर आ गया या कुछ आ गया, ठीक है, तो एआई तो अपना पूरा मैकेनिज्म और जो एल्गोरिथम है, या जो भी कोई टेक्नोलॉजी है एआई के अलावा भी, वो कोई एल्गोरिथम बेस्ड है, तो वो हो सकता है कुछ उसमें ग्लिच हो जाए, या कुछ उसका एल्गोरिथम हो जिसकी वजह से वो इमरजेंसी सिचुएशंस को इमीडिएटली ना टैकल कर पाए, या उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए रखे हो, वो उसमें बाउंडेड हो। अब मान लो एक बाउंडेशन कुछ ऐसी है जिसके लिए जो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ह्यूमन होता तो वो आउट ऑफ द वे जाके काम करता, कि एक डिजास्टर प्रोन एरिया है, लेकिन जो मैपिंग थी, एक ये सिटी है, इस सिटी में ये एक ऐसी क्रूशल जगह है कि मान लो कोई रिलीजियस, कोई एक टेम्पल है मान लेते हैं, कोई एक बहुत सिग्निफिकेंट टेम्पल है। अब ये एक हेलीकॉप्टर है जो गवर्नमेंट का है। अब ये हेलीकॉप्टर इस टेम्पल प्रीमाइसेस में नहीं जाएगा, ये आपने टेक्नोलॉजी को फीड कर दिया है। अगर यहाँ पे फ्लड आ गई, और ये टेम्पल के ऊपर भी फ्लड आ गई, और यहाँ पे कोई है जिसको हमें इवैक्यूएट करना है, तो टेक्नोलॉजी खुद से तो वहां पे भेजेगी नहीं ना, क्योंकि उसके तो प्रोग्रामिंग में ये है कि भाई रूल्स तो ये थे कि यहाँ पे आना नहीं है किसी को।
इंसान होगा तो वो भेज देगा कि यार अभी इंसान को बचाए, रूल्स तो फिर भी ठीक है, बाद में देखी जाएगी। तो इमरजेंसी सिचुएशन में टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इश्यूज हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इन दोनों एस्पेक्ट्स पे आप सोचिएगा। ये 6 पॉइंट्स हैं, इन पे कुछ कुछ एग्जांपल्स ढूंढिएगा। मीडिया एथिक्स देख लेते हैं। ये आई थिंक तो सबसे सिंपल और सबसे इजी टू अंडरस्टैंड हो गई कि मीडिया एथिक्स क्या है। अभी तक हम बहुत बार सब बिजनेस एथिक्स, टेक एथिक्स सब में देख चुके हैं क्या होता है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी सेट ऑफ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं जो मीडिया को फॉलो करनी चाहिए, ताकि वो लोगों का ट्रस्ट अपहोल्ड कर सकें और उनकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे। अब ऐसे कौन से स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल हैं? फेयर एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कि भाई वेरीफाई कर लो जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं है। वरना धर्मेंद्र जी को पता नहीं कितने बार इन लोगों ने डेड डिक्लेयर कर दिया था बिना वेरीफाई किए। फिर एक प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड जो होता है वो इंडिपेंडेंस का भी होता है यार, क्योंकि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इसके पास ना इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और अटोनॉमी होनी चाहिए। अब जब तक ये इंडिपेंडेंस और अटोनॉमी रहेगी तो ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर पाएगा। मगर मान लो एक कोई कॉरपोरेट है जो टेक ओवर कर जाए और वो सारे मीडिया हाउसेस को खरीद ले, तो अब ये मीडिया हाउसेस ट्रुथ को हो सकता है कॉम्प्रोमाइज कर देना। ये कॉरपोरेट हो सकता है माइनिंग में काम करता हो, अब ये माइनिंग में क्या घपला कर रहा है ये कॉरपोरेट, इसी कॉरपोरेट के टेक ओवर मीडिया हाउसेस थोड़ी बताएंगे। फिर फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी होनी चाहिए कि मीडिया ट्रायल्स कई बार ना फेयरनेस के अगेंस्ट में चले जाते हैं। मतलब जैसे अगर किसी जगह पे कोई इंसिडेंस हुआ है, तो जैसे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत वाला केस था, तो मीडिया ट्रायल ने तो उसको मतलब एकदम बिना कोई जुडिशरी के जजमेंट आए या बिना केस के पॉइंट्स जाने मीडिया ने तो डिक्लेयर कर दिया था एक तरीके से कि शी इज़ द कल्प्रिट, है ना। तो उसको फेयरनेस मतलब उसकी बहुत बदनामी हुई। उसके बाद एक फेयर उसको मौका भी नहीं मिला बताने के लिए कि भाई मेरी भी तो पर्सपेक्टिव सुन लो, आप तो मुझे ही डिक्लेयर कर दिया है कि मैं ही गलत हूँ। तो मीडिया ट्रायल कई बार जो है फेयरनेस के अगेंस्ट जाते हैं। तो ये फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी मेंटेन करनी चाहिए। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए मीडिया को, बट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। इसका एग्जांपल बाद में बताता हूँ। अच्छा, फिर एक ह्यूमैनिटी, कवरेज ह्यूमेन होना चाहिए। तो मीडिया का जो बिहेवियर है ना इन सेंसिटिव केसेस, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है। जैसे जो ताज अटैक हुआ था, आप उसकी लाइव कवरेज कर रहे थे यार, तो ये कवरेज आप मत करिए ना। मतलब इतना तो आप में सेंस होना चाहिए कि ये कवरेज आप मत करो। ये वो वहां पे टेररिस्ट इस कवरेज को देख के भी उनको बेनिफिट हो रहा है और हमारे फोर्सेस एक डिसएडवांटेज में है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तब गवर्नमेंट को सर्कुलर निकालना पड़ा मीडिया हाउसेस के लिए कि भाई आप जो मिलिट्री का मूवमेंट है उसको प्लीज कैप्चर करके मत बताइए, मत आप इंटरनेशनल टेलीविजन पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से मत चलाइए उसको कि हमारी मिलिट्री कहाँ मूव कर रही है, जब एक सेंसिटिव और एक क्रूशल सिचुएशन है। तो ये कवरेज शुड बी ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन। ये एक पॉइंट हो गया। फिर एक ड्यूटी टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई टू क्रिटिकल ओपिनियन। अगर मीडिया किसी को बोल रही है कि आप पे ये एलिगेशंस हैं, तो उसको भी तो एक अपॉर्चुनिटी दो अपना पक्ष रखने के लिए। फिर नॉन डिस्क्रिमिनेटिव होनी चाहिए नेचर में, कि कोई सर्टन आइडियोलॉजी को आप मत फेवर करिए। फिर पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। अब जैसे समय रैना का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है क्या है, या करीना कपूर ने अपने लड़के का नाम तैमूर क्या रख दिया, ये उस टाइम के नेशनल इंपॉर्टेंस वाले इशू से तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकता ना। उस टाइम के कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स रहे होंगे। अगर आप ये न्यूज़ चला रहे हो ओवर दीज पब्लिक इंटरेस्ट वाली न्यूज़, तो दिक्कत है ना भाई। आपका काम ये थोड़ी था कि सिर्फ आप टीआरपी पे फोकस करोगे, आप नेशनल इंटरेस्ट को भी तो देखो, फोर्थ पिलर हो आप, है ना। और फिर सेग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियन, कि भाई फैक्ट और ओपिनियन को आप जब प्रेजेंट करें तो प्लीज उसको सेग्रीगेट करें। एक इसका वो आपने एग्जांपल देखा होगा, वो जो संजू मूवी में था, उसमें वो एक न्यूज़पेपर की हेडिंग लिखी रहती है जिसपे सारा रायता फैल जाता है और उस हेडिंग के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया रहता है छोटा सा। तो यू मस्ट सेग्रीगेट द फैक्ट्स एंड ओपिनियन। आप ओपिनियन को एज अ फैक्ट पोर्ट्रे करके मत लिख दो आफ्टर फाइंडिंग सम सर्टन लूप होल्स। फैक्ट्स आप अलग रखें, ओपिनियंस आप अलग रखें।
है ना? सो दैट्स, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हमने डिसेंट कवरेज कर लिया है। हमने डायमेंशन ऑफ एथिक्स में नॉर्मेटिव, जो थियोरिटिकल के अंडर था, वर्च्यू, टेलियोलॉजिकल, डेंटोलॉजिकल, सारे देख लिए। अप्लाइड एथिक्स सारे देख लिए। मेटा हम फिलोसोफर्स वाले चैप्टर में देखेंगे। सो बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड द डायमेंशन ऑफ एथिक्स। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ वर्सेस एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन वर्सेस एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन, है ना? ओके, थैंक यू सो मच।